पर सर ये भी तो कहते हैं कलयुग में आप जो कर्म करोगे उसका रिजल्ट यही मिलेगा। क्योंकि कलयुग में टाइम कंप्रेस हो गया है, बट असली में किसी भी कर्म का कोई फल नहीं है। 12 दिन घर में एंड ऑल दिस वो सब नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट? नियर डेथ एक्सपीरियंसेस करने वाले बताते हैं उनको एक लाइट दिखती है टनल में। एग्जैक्टली। जैसे कृष्ण भगवान को पता था कि अगर मैं कृष्ण का जन्म लेके धरती पे गया तो कहते हैं कृष्ण भगवान जब मानव अवतार उन्होंने लिया तो उनको बोला गया था कि आप हो तो भगवान लेकिन आपको सारे इमोशन, दर्द, पीड़ा इंसानों वाली आपको झेलनी पड़ेगी। कोविड के समय में जब पूरी दुनिया इतने गुरुओं की बड़ी बड़ी फॉलोइंग है कि पूरी सिटी में आते हैं उनके फॉलोअर, क्यों नहीं वो बोले। टाइम निकल रहा है, बहुत फास्ट निकल रहा है। 2020 टू 2025 ऐसा लगता है अभी तो कोविड आया था कुछ दिन पहले, हम 2026 में आ गए। प्रवीण सर 2008 में विपासना के लिए गए थे, कॉर्पोरेट में जॉब करते हुए उनको खालीपन महसूस हो रहा था एंड वहां जाके उनको रियलाइजेशन हुआ कि लाइफ इज मोर देन जस्ट अ कॉर्पोरेट जॉब। वहां उनको जो ब्लिस फील हुआ उनको लाइफ में कभी नहीं हुआ। फिर उन्होंने बहुत सारी इंडिया की मोडालिटीज को सीखा, क्रिया योगा को समझा। एक्चुअली उनका कहना है कि जितनी इंडिया के अंदर है उन सबको मैंने समझ लिया और आज वो बात करते हैं कि अगले 4 साल के अंदर हमारी अर्थ चेंज होने वाली। कुछ बिगर प्लान्स हैं जो कि अच्छे लोग नहीं बना रहे, उसका हम हिस्सा होने वाले हैं। बस एक तरीका है जिसके कारण हम उनको रोक सकते, वो है अवेकनिंग। खुद को जगाना, रियलाइज करना हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है। जो डिस्ट्रैक्शन हमें पूरी दुनिया प्रोवाइड कर रही है जिसका हिस्सा हम बन चुके हैं, उस डिस्ट्रैक्शन से दूर जाके अपनी खुद की चॉइसेस पे जीना। अब वो कैसे होगा, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या गलतियां हम कर रहे हैं, क्या हम सुधार सकते हैं और क्या हमें समझने की जरूरत है। कुछ ऐसे आई ओपनिंग टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं जिसने दिमाग हिला दिया था मेरा। मैं शॉक हो गया ये जान के कि दुनिया में ये सब भी हो सकता है। अगेन, सही है या गलत है उसको आप अपनी रिसर्च करें, मैं अपनी रिसर्च करूंगा। जो आपको सही नहीं लग रहा है उसको साइड में रखें और जो आपको सही लग रहा है, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें जिनको आप समझोगे, आपकी कॉन्शियस अगर आपको अलाउ करेगी तो आपको रियलाइज होगा ये मुझे सीखने की जरूरत है, ये मुझे समझने की जरूरत है। सो एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर प्रवीण भाटिया एंड कीप योर माइंड ओपन टू लर्न। सो सर, बहुत सारे वीडियोस देख लिए मैंने आपके, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस हो गई आपके साथ। आपके कुछ वीडियोस ना बहुत हाई लेवल है व्हेन इट कम्स टू कोई स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहता है। हाई लेवल होना भी ज़रूरी है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जिनको स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी समझ में आता है रिलीजियस होना स्पिरिचुअलिटी है, कभी लगता है अच्छे कर्म करना स्पिरिचुअलिटी है, कभी लगता है आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, किसी को हर्ट ना करें, वो स्पिरिचुअलिटी है। आई एम श्योर आप बोलेंगे सब स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, बट वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है इतनी सारी, क्योंकि हर जगह से आजकल सोशल मीडिया पे वी लिविंग इन दिस इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, हर जगह से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है। कोई अपनी स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन बता रहा है जो उसके लिए काम करिए, कोई कुछ क्रिएटर्स अपनी बता रहे हैं, कई पंडित्स आते हैं तो वो अपनी बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स अपनी बताते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज अपनी बताते हैं। तो हम जैसे बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं उससे। तो आज का द इंटेंशन ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी इज। क्योंकि जब कोई बात करता है ना, अवेकनिंग, डायमेंशंस, ऐसे बड़े बड़े शब्दों का यूज करता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आज आप थोड़ा सा जब वो शब्दों का यूज करें तो हमें समझाएं कि वो शब्द है क्या। और दूसरी चीज, इन सिंपल लैंग्वेज स्पिरिचुअलिटी क्या है। और अगर किसी को कॉलिंग आ रही है, कॉलिंग यानी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है यार मैं वृंदावन जाऊं, मैं ऋषिकेश जाऊं, मैं हरिद्वार जाऊं, बट जाके करे क्या। कोई बोलता है ऐसा एक कोच ढूंढो जो आपको सिद्धि दिलवाएगा, नहीं पता क्या करें इसके लिए। तो वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल चीजें हैं, बट मैं चाहता हूँ आज आप इसको डिकोड करें कि ये सब बातें क्या है। और अगर कोई अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जो भी है, आप मुझे बताएं क्या होना चाहिए। दूसरी चीज आई वांट कि अगर कोई जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उसको दिन में, क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजन है, किसी को लगता है स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस बनना है आपको तो घंटों पूजा पाठ करना है, तो मुझे ये भी समझना है कि कितनी देर हमें, हमारे अगर 10 घंटे इंसान सोने में निकाल रहा है तो बचे 14 घंटे, 14 घंटे में से कितना, क्या वो पोर्शन होना चाहिए जो हमें डेडिकेट करना चाहिए टू बी स्पिरिचुअल एंड डू आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जिससे हमारा काम भी सफर ना हो और हम अलाइन भी हो जाएं यूनिवर्स से।
अच्छे कर्म करने लग जाएं। So that's the agenda of this conversation today. Guys, I hope आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा तो आपकी तरफ से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। इनसे जो बहुत सालों से स्पिरिचुअलिटी में हैं, बहुत लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, रिट्रीट्स करते हैं, इनके अपने कोर्सेज हैं, सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड के है क्या चीज़। राइट, ओवर टू यू सर। कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए सर आई एम जस्ट शेयरिंग कंफ्यूजन इन मी, आज आपको क्लियर करना है। या मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यही सारे कंफ्यूजन से सब लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, इंक्लूडिंग मी। Okay. क्या है स्पिरिचुअलिटी? हम एक सपने में हैं, माया में हैं, इसको हमने सुना है, लेकिन माया कितनी गहरी जाती है हमने अभी तक ये नहीं समझा, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो जैसे आपने कहा कि अच्छे कर्म करना स्पिरिचुअलिटी है, किसी तीर्थ स्थान पे जाना स्पिरिचुअलिटी है, प्रैक्टिसेस करना स्पिरिचुअलिटी है, नो, ये सब कुछ भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जो कुछ आप हो उसके अपोजिट आप एक रोल कर रहे हो, इसलिए खालीपन लगता है, और असली जो आप हो इसको जानना स्पिरिचुअलिटी है। कैसे जानेंगे? बहुत सरल तरीका है। कोई भी पर्सन अगर सो रहा है, अगर वो जाग जाए तो उसको पता लग जाएगा कि सपने के अंदर जो कुछ भी मैं रोल कर रहा था वो सिर्फ एक रोल थे। चाहे कोई भी रोल हो, सक्सेसफुल या फेलियर का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन रोलों से उबरना, अपने असली स्वरूप को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है, और उसको जानने में इस मैट्रिक्स के सारे सिस्टम बाधा हैं। जैसे आपने कहा कि मथुरा जाएं, वृंदावन जाएं, तीर्थ स्थल में जाएं। कोई हज करने जाता है जिसकी जैसी मान्यता हो, अगर क्रिश्चियन है तो वाटिकन जाएगा। क्या वहाँ पे जितने लोग गए हैं उनमें से कोई भी एक सपने से जाग पाया? ये सारा कुछ इसी मैट्रिक्स का हिस्सा है, इस सपने का हिस्सा है। सपने के बाहर जाना, जिन लोगों ने सच को जाना, हमारे देश में कबीरदास जी थे, उन्होंने कहा अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा करता। बिल्कुल वैसे ही हम अगर बाहर जाते हैं, तीर्थ स्थल में जाते हैं, तो हमें नहीं मिल पाता। अच्छे कर्म, आपने बोला कि हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म क्यों करें? क्योंकि मरने के बाद की जो डायमेंशंस हैं वहाँ पर भी हमें अच्छे कर्मों का फल मिले। या सर आपको यहाँ मैं रोकूंगा, आपने 2 वर्ड यूज किए, मैट्रिक्स और डायमेंशन। क्या है ये? मैट्रिक्स माया है। हमारी भाषा में हम समझते हैं, आप जब भी मैं मैट्रिक्स समझूं तो आप सीधे कहना कि माया माया कुछ माया नहीं है। मतलब आपके डिजायर्स नो टू अचीव समथिंग? नो, माया का मतलब कि जो झूठ है लेकिन असली लगता है। आप एक जैसे मूवी, कि जैसे कि आप एक मूवी देख रहे हो, Okay. आनंद मूवी थी हमारे समय में, बहुत पुरानी मूवी को देख के हम रो रहे थे। बाबू क्या वो मोशाय। मूवी असली थी? नहीं थी। क्या वो असली में मर रहा था? लेकिन हम उसके महसूस करके हम सारे एक्सपीरियंसेस कर रहे थे। तो ये जगत माया है, इल्यूजन, इल्यूजन है। मैजिक। असली लग रहा है, असली है नहीं। क्यों ऐसा है, ये अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो और लोगों को क्लैरिटी आएगी। सर प्लीज। हम माया में क्यों आए? हम बहुत पावरफुल बीइंग हैं। से क्रिएटर के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्रिएटर जो सोचता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। कभी एक थॉट क्रिएटर के अंदर आना कि मेरा अपोजिट क्या है, क्रिएटर को डर नहीं लगता। क्रिएटर डीजनरेट नहीं होता। सिर्फ आपकी मान्यताओं में अगर मैं कहूँ कि ईश्वर, तो आपके माइंड में इमेज बन जाएगी उसकी बहुत लंबी दाढ़ी है, क्योंकि वो बहुत पुराना है। बट वो कभी डीजनरेट नहीं होता। दैट मीन्स वो फॉरएवर यंग है, हमेशा है, एटर्नल उसका नेचर है। हमें गीता में बताया कि हम एटर्नल हैं। एटर्नल वही हो सकता है जो डीजनरेट ना हो। ओके। सो जो डीजनरेट नहीं होता था वो एक्सपीरियंस करना चाहता है कि डीजनरेशन क्या होती है। सो उसका एक थॉट, कमी क्या है, बीमारी क्या है, बुढ़ापा क्या है, डर क्या है, वो डीजनरेट उसका थॉट मैनिफेस्ट हुआ और ये माया बन गई। इस माया में वो एक्सपीरियंस कर रहा है, और अब इस माया से बाहर निकलना रियलिटी है। तो सारा कुछ, अगर जो कुछ भी आप स्पिरिचुअलिटी में करते हैं, अगर वो आपको इस सपने से जगाने में हेल्प कर रहा है तो वो स्पिरिचुअल है। अगर वो इसी सपने में फंसाया जा रहा है तो वो इस मतलब झूठ से बाहर निकलने की जर्नी ही स्पिरिचुअलिटी है। बिल्कुल सही। इज दैट? यस। ओके। और उसमें अगर आप सोचते हैं कि मैं अच्छे कर्म कर लूँगा तो मैं मुक्त हो जाऊँगा, तो भी आप झूठ में ही फंसे हैं, क्योंकि आप मरने के बाद के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। क्या फ़र्क है कि आप अभी पढ़ाई करते हैं कि इससे मुझे नौकरी मिले, या अभी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं कि इससे बाद में मुझे स्वर्ग नर्क, अगर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, या फिर अगला जन्म अच्छा मिले। पर सर ये भी तो कहते हैं कलयुग में आप जो कर्म करोगे उसका रिजल्ट यही मिलेगा आपको। यस। क्यों कहते हैं? क्योंकि कलयुग में टाइम कंप्रेस हो गया है। बट असली में किसी भी कर्म का कोई फल नहीं है। अगर समय ना हो तो कॉज एंड इफेक्ट नहीं हो सकता। बट समय तो है। समय इस थर्ड डायमेंशन में जो क्रिएटर था, जो बहुत पावरफुल था, उसको एक्सपीरियंस करना था, इसलिए उसने इस थर्ड डायमेंशन में एक कंस्ट्रक्ट किया समय। थर्ड डायमेंशन क्या है? थर्ड डायमेंशन जिसके अंदर हम हैं, जिसके मैथमेटिक्स की भाषा में सोचें
तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3 हम्म। डायमेंशन मिलके जगत प्रकट होता है। ओके। इसमें समय नहीं है, तो थर्ड डायमेंशन के अंदर समय नहीं है। अगर से जगत इस क्षण में फ्रीज कर दे तो नेक्स्ट जगत जो होगा वो नेक्स्ट सेकंड में होगा, उसके बाद का जगत नेक्स्ट सेकंड में होगा। जो कुछ भी मूवमेंट हो रहा है हर सेकंड का एक एक जगत बनता जाएगा। ओके। थर्ड डायमेंशन में समय नहीं रहेगा, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में जब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसलिए समय है। अगर समय ना हो तो कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब पता नहीं आप वीडियो समझते हैं कि वीडियो कैसे बनता है। फ्रेम्स होती है यस बहुत सारी, यस अलग अलग देखेंगे तो फोटोज दिखेगी, उनको साथ चलाएंगे तो वो मूवी दिखेगी। यस तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम हर सेकंड के हिसाब से जीते हैं? एग्जैक्टली हम हर एक सेकंड अपने आप में एटर्नल है, फॉर एवर है। जो कुछ भी सोचा जा सकता है वो उस सेकंड के अंदर, उस एक फ्रेम के अंदर है। लेकिन हम जीवन को कंटिन्यूअल में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके। और अगर कोई शाश्वत हो, एटर्नल हो, तो वो खाली एक फ्रेम है। इस फ्रेम से एक वो पास्ट और फ्यूचर दोनों प्रोजेक्ट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है इस थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में। और फर्स्ट सेकंड डायमेंशन क्या है? फर्स्ट डायमेंशन फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, जीरो है। अगर बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे हो जाएं तो एक लाइन बन जाएगी। एक लाइन फर्स्ट डायमेंशन, 2 लाइन लंबाई और चौड़ाई 2 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3 डायमेंशन। लेकिन ये मैथमेटिक्स है। स्पिरिचुअलिटी में 3 डायमेंशन जिसमें समय नहीं, फोर्थ डायमेंशन? जिसमें आप समय से परे हों। जैसे मरने के बाद का जो जीवन है, अभी हम टाइम और स्पेस में बंधे हुए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम दोनों बात कर रहे हैं, इस क्षण में हम सिर्फ यहीं हो सकते हैं, बॉम्बे में नहीं हो सकते। अगर समय में हम ना बंधे हों, समय, टाइम और स्पेस एक ही चीज़ है। हम दोनों के बीच में स्पेस है, यहाँ से बॉम्बे के बीच में स्पेस है, इसीलिए ट्रैवल करने में समय लगता है। अगर समय ना हो तो मैं उस क्षण में बॉम्बे में भी हो सकता हूँ, अगर मैं टाइम और स्पेस में ना बंधा हुआ हूँ। ओके। अगर हम बंधे हुए हैं तो हम रिस्ट्रिक्टेड हैं। सपने में अगर आपको कुछ सपने याद रहते हों, या मरने के बाद की जो डायमेंशन है दैट इज 4 डायमेंशन, उसमें ओके। हम टाइम सपना और भी स्पेस, फोर्थ डायमेंशन है? सपना भी 4 डायमेंशन है, क्योंकि उस सपने में समय नहीं होता। लॉजिक भी तो नहीं होता सर? सपने में लॉजिक भी नहीं होता, हाँ। है ना। तो अब हमारे ऑडियंस इसको समझ सकते हैं सपने से। क्या सपने में समय होता है? जब हम रात को सोते हैं हाँ, पता नहीं कहाँ का चल जाते 5 ही मिनट में। कितना सारा हम समय एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं तब हमें घड़ी को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम 6 घंटे नहीं थे, लेकिन सपने के अंदर समय तो नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही मरने के बाद समय नहीं होता। हमें कभी कभी कहते हैं कि उस मरने के बाद कोई आत्महत्या करता है, उसको बहुत समय तक बॉडी नहीं मिलती, लेकिन उसके लिए समय नहीं है। हमारी कंपैरिजन में समय हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट है समय। हम्म। लेकिन इस समय को अगर ना हो तो कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा। कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा मतलब आपको कर्मों का ना तो अच्छे कर्म की फल मिलेगा, Okay. ना अच्छे खराब कर्म की सजा मिलेगी। ओके। फिफ्थ डायमेंशन क्या है? फिफ्थ डायमेंशन इस सपने के बाहर की डायमेंशन है। मतलब मतलब ये जगह हम लोगों ने बात की कि माया है, असली लगता है लेकिन नहीं है। इसमें ऐसे ऐसी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो असली में नहीं होती। जैसे बॉडी डिजनरेट हो रही है, बुढ़ापा होता है, कमी होती है, प्रेम की कमी भी है, स्वास्थ्य की कमी भी है और पैसे की कमी है। जब मैं कमी शब्द यूज़ करता हूँ तो बहुत ब्रॉड सेंस में यूज़ कर रहा हूँ। इसके बियॉन्ड जो प्राइम रियलिटी है, जहाँ पर ये सब नहीं है, वो फिफ्थ डायमेंशन, वो फोर्थ नहीं है? वो फोर्थ नहीं है। फोर्थ जहाँ पे सिर्फ टाइम नहीं है? फोर्थ में टाइम नहीं है। फिफ्थ जहाँ पे लैक नहीं है, अबंडेंस है। एग्जैक्टली तो ये फोर्थ डायमेंशन वो है जो मर गए हैं, एग्जैक्टली आत्मा Yes. जिनको हम बोलते हैं। यस। फिफ्थ डायमेंशन में कौन है? फिफ्थ में अगर हम अपने इस झूठ से बाहर निकल पाएं, इस माया से बाहर निकल पाएं, तो हम फिफ्थ डायमेंशन में जा सो सकते आप डायरेक्ट थर्ड टू फिफ्थ भी जा सकते हो, फोर्थ? यस, थर्ड टू फिफ्थ, हमेशा थर्ड टू फिफ्थ ही होगा। फोर्थ और थर्ड और फोर्थ दोनों मिलके इस रियलिटी को बनाते हैं जो झूठ है, जो माया है। माया थर्ड और फोर्थ है। जैसे हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। सो दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में आपने बोला है तो मैं हर बार कोशिश करूंगा आसान करने की। हाँ। रात को हम सोते हैं तो रात में 3-4 सपने देखते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हमें सपना नहीं आता, उनको वहम है। साइंटिस्ट बताते हैं कि हर एक को सपने आते हैं, लेकिन कुछ को याद रहते हैं, कुछ को याद नहीं रहते। मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन आते सबको हैं। तो अगर एक रात में 3-4 सपने आप देख रहे हो तो वो सारे कंटिन्यूअल नहीं होते। एक सपने में एक दूसरा जगत हो सकता है, सेकंड सपने में दूसरा जगत हो सकता है। नॉट ओनली हो सकता है, होता है। वो कंटिन्यूअल नहीं होते। लेकिन जब हम जागते हैं तो उन सबके बाहर होते हैं। ऐसे ही ये जो जीवन, ये एक सपना है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मर जाते हैं, इमीडिएटली दूसरे एक्सपीरियंसेस शुरू हो जाते हैं, मतलब कि सपना बदल गया। और ये दोनों मिल के भी जब हम जाग जाते हैं तो हम फिफ्थ में हो जाते हैं। मैं समझता हूँ अब क्लियर हुआ। सर डाइजेस्ट हो रहा है अभी। ओके। सिक्स्थ क्या है? एक क्रिएटर ने डिफरेंट प्लेइंग फील्ड बनाई लोगों को एक्सपीरियंसेस करने के लिए। क्रिएटर
का नंबर 9 है। 9 में सब कुछ इंक्लूड है। दैट मीन उन्होंने 9 लेयर बनाई। सी क्रिएटर क्या है? क्रिएटर प्योर प्रकाश है। प्रकाश के अंदर कोई भी रियलिटी क्रिएट नहीं हो सकती अगर सिर्फ प्रकाश हो, यहाँ पे शेडो ना हो तो कुछ भी रियलिटी नहीं होगी, सब कुछ एक है। लेकिन प्ले करने के लिए, रियलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए उसमें शेडोज चाहिए। तो डिफरेंट तरह की प्लेइंग फील्ड बनी। हम थर्ड प्लेइंग फील्ड में हैं जो थर्ड और फोर्थ को मिला के बनती है। 5, 6, 7, 8 ये सब क्रिएटर के पास जाने की जर्नी के स्टेप हैं। कितने डायमेंशंस हैं? ओनली 8। 8 डायमेंशंस। Yes. दैट इज प्रूवन। 9th इज द क्रिएटर। 9th इज द क्रिएटर। मतलब जो सर एक चीज बोलते हैं 7 हेवन, ये क्या चीज है? बिल्कुल इसी तरह बना है। 7 हेवन पश्चिमी देशों में कहते हैं, इस्लाम में भी 7 हेवन की बात है और इंडिया में 7 लोक की बात है। 7 लोक होते हैं। सप्तलोक। सप्तलोक की बात होती है। ओके। बिल्कुल इसी को कहने के अलग अलग तरीके हैं क्योंकि सच एक सो ही है। सप्तलोक इज 7 डायमेंशंस। Yes. 8th इज गॉड। यस, लेकिन सप्त है और हम तो 9 की बात कर रहे हैं। हाँ। तो 2 का डिफरेंस क्यों हुआ? हाँ। क्योंकि हम थर्ड में हैं। थर्ड में 1, 2 इंक्लूडेड हो गई हैं। ओके। सो बिकॉज वी वो आर लोग वहां से काउंट कर रहे हैं। यस, वो लोग, हम लोग अपने जीवन से जब काउंट कर रहे हैं तो हमें 7 लोग पता लगते हैं। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शायद और भी आपको हेल्प करे। जैसे 7 पॉजिटिव हैं, ऐसे ही 7 नीचे के लोग भी माने जाते हैं। जिसको ताल, बेताल, पेताल, ऐसे इनके नाम नर्क हैं। कहते हैं यस जमीन के अंदर। यस। तो क्योंकि डुअलिटी की गेम है, इसमें लाइट और शेडो, पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों हम मिलके चाहे प्ले वो करते हैं। पॉजिटिव वर्ल्ड है और जो नीचे है वो नेगेटिव वर्ल्ड है। यस, जनता को तो ये भी नेगेटिव लगता है। ये नेगेटिव लगता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बहुत डोमिनेंट हो गई। क्रिएटर तो एक्सपीरियंस तो करना नीचे चाहता वाले है। ऊपर आ गए क्या सर? यस, ओ। और क्रिएटर अपना, आपने बहुत अच्छी बात की है, पहले मैं उस बात को कंप्लीट करता हूँ। सैन में एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें हम सुनते हैं LHC, वो बहुत स्पीड से, लाइट की स्पीड से पार्टिकल को कोलाइड कराते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सैन स्विट्ज़रलैंड में एक सिटी है, पूरी सिटी के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है अंडरग्राउंड, और इस स्पीड से जब उसको कोलाइड कराने की बात हुई तो दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके अगेंस्ट बात की। उन्होंने कहा कि इससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो लोअर डायमेंशंस के पोर्टल खोल सकती है। पोर्टल 2 डायमेंशन के बीच का गेट, और वो जो लोअर डायमेंशन सेपरेटेड हैं, अगर वो लोअर डायमेंशंस के पोर्टल खुल जाएं और वो बीइंग धरती पे आ जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बहुत लोगों ने वार्न किया। इंटरनेट का युग है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, ऐसी वीडियो अवेलेबल है उन साइंटिस्ट की जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्या क्या कोलाइड करवा रहे थे सर? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को लाइट की स्पीड से कोलाइड कराते हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें गॉड पार्टिकल मिल गया, वो पार्टिकल मिल गया जिससे इस जगत का निर्माण हुआ है। बट दैट वाज सो डेंजरस। क्यों ये हो रहा था? क्योंकि हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक शिफ्ट के दौर पे है, और इस शिफ्ट को स्टॉप करने के लिए लोअर डायमेंशन से बीइंग को इनवाइट करने के लिए। लेकिन हम फिर अपने पुरानी बात पे आ सकते हैं जहाँ पर से हमने शुरू की थी, ये एक एक्स्ट्रा उसी में इंक्लूड हाँ नहीं सर, लेकिन कितनी चीजें हो रही है, मैं ये सोच रहा हूँ सर। 3rd to 4th डायमेंशन में जहाँ पे आप टाइम, देयर इज नो टाइम, यू आर फ्लाइंग, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि इंसान जा सकता है वहाँ? सी, हम सब जाते हैं मरने के बाद, जो भी हम नहीं इंटेंशनली इस लाइफ में। इस लाइफ में हम जा नहीं सकते, लेकिन हम टाइमलेसनेस का अनुभव कर सकते हैं। कैसे? मेडिटेटिव स्टेट में, समाधि की स्टेट में, डीप समाधि की स्टेट में लोग उस टाइमलेसनेस का अनुभव करते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो उनको घर वाले बता सकते हैं कि आप 8 घंटे नहीं थे। राइट। इतना लंबा लोग नहीं कर पाते, कैपेसिटी नहीं होती। अगर 1 आवर भी वो नहीं थे तो यहाँ पे 1 आवर निकल जाता है, वहाँ पे उनको पता भी नहीं लगता। ओके, एंड 5th में नहीं जा सकते? हम 5th में जा नहीं सकते क्योंकि डायमेंशंस के बीच में जो लेयर्स हैं वो जाने को रोकते हैं। सर तो आप ये कहना चाह रहे हैं 3rd to 4th हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। आर वी ओपनिंग अ पोर्टल in between when we are in meditation? Some people says कि फीमेल बॉडी एक पोर्टल है, वो उस बीइंग को जो 4th डायमेंशन में है अपने थ्रू धरती पे लाती है। तो सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है कि हाँ, उस डायमेंशन का एक बीइंग है जिसको एक फीमेल बॉडी ने अपने अंदर धारण किया, वो एक पोर्टल बनी उस बीइंग को यहाँ पर लाने के लिए। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। ओके, वी डोंट ओपन एनी पोर्टल बिकॉज वी आर, जैसे हम रात को सोते हैं, सपने में जाते हैं और वापस आते हैं बिना किसी पोर्टल के, इसी तरह ये सपना जिसको हम देख रहे हैं, इट्स अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ओनली। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हम अवेकन स्टेट में हैं। अगर हम सो जाएंगे तो ये स्टूडियो डिसअपियर हो जाएगा। अगर डीप स्लीप में है तो कुछ नहीं रहेगा।
अगर सपने के स्टेट में है तो एक नया जगत क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जो सच है, असली में तीनों एक ही कॉन्शियसनेस है जो तीनों एक्सपीरियंसेस कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही ये जगत डिसअपियर हो जाता है जब हम मर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मर गए। लेकिन मरने वाले के लिए कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। मतलब वो इसी दुनिया में यही जिंदगी जी रहा है। मरने वाला एक एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे आप सपने में एक्सपीरियंस कर रहे हो। जो मर गया उसको अब वो सपने में चला गया है, Exactly. उसको कुछ भी हो रहा है। एग्जैक्टली हमारा ये सपने में वो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, मरने वाले का इमीडिएटली उसने दूसरे एक्सपीरियंसेस करना शुरू कर दिए। हम रोते हैं तो मतलब उसको कुछ आइडिया नहीं, वो कहते हैं 12 दिन घर में एंड ऑल दिस, वो सब नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट सर? किस बात का? इस बात का कि वो 12 दिन घर में नहीं है। सी, कुछ लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस किए। राइट। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस करने वाले बताते हैं उनको एक लाइट दिखती है उनको एक- टनल में। एग्जैक्टली, नॉट ओनली लाइट और टनल। अब बहुत अच्छी बात है कि जैसे अब कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है तो इस टॉपिक पे एक बात होने लगी। पहले तो कभी बात नहीं होती थी। 2025 में बहुत सारे लोगों ने बताना शुरू किया कि लाइट और टनल और लाइट भी एक ट्रैप है। तो इस पे हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ लाइट और टनल नहीं, लोगों को अपने इष्ट देवता दिख सकते हैं अपनी मान्यताओं के हिसाब से। अपने किसी ऐसे पर्सन को जिसको वो प्यार करते थे और वो उस डायमेंशन में है, वो दिख सकता है, उनको लेने आया है। कई लोगों को अपने, कहते हैं ना लोग। यस। सो स्टोरी है हमारे गांव की एक, जहाँ पे एक लेडी, उसके हाथ में शोल्डर्स पे कट्स लगे हुए थे। उसने बोला कि मुझे ना गलती से मेरी गलती से डेथ हो गई थी, मुझे ले जाया गया था और वहां जाके उनको रियलाइज हुआ इट वाज अ मिस्टेक, उनसे गलती हुई है, तो मुझे वापस छोड़ दिया। क्या ये सच हो सकता है? ये सच उनका सच है, लेकिन आप एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात कर रहे हैं। ऐसे जिनके एक्सपीरियंसेस हैं उनका ये सच है, क्योंकि उन्होंने सपने में इसको एक्सपीरियंस किया है। सपने में। एग्जैक्टली, क्योंकि ये दोनों स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जिसको मैं सपना कह रहा हूँ, हमारे अपने सपने से इसको रिलेट ना करें। जैसे हम सोते हैं तो एक सपना होता है, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसे मरने के बाद की जो स्टेट है, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जैसे सपने में हम कुछ और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन जागने वाले के बाद उसका वो सपना उसकी रियलिटी है। बट आप ये कह रहे हैं कि ये सच नहीं है? नहीं, ये उसका सच है। ये उसने फील किया है तो उसके लिए वो राइट है। उसको आप कितना ही प्रूव कर लो ये नहीं है। अच्छा सर, वो तो हर इंसान की अलग रियलिटी हो सकती है। लेकिन असली सच क्या है? क्योंकि हम क्रिएटर अपना अपोजिट एक्सपीरियंस करना चाहता था। अपना अपोजिट एक्सपीरियंस करने के लिए जो उसने फील्ड क्रिएट की, उस फील्ड के दोनों हिस्से हैं लगातार स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर एक्सपीरियंसेस कर रही है। ओके। और फोर्थ स्टेट भी ट्रैप है। हमें अब तक बताया गया कि आप स्पिरिचुअल बनो ताकि आप जन्म और मरण की साइकिल से मुक्त हो जाओ। लेकिन जो मरने के बाद का हिस्सा ट्रैप है, जिससे हम मुक्त नहीं हो पाते, उसी ट्रैप में ये सब बातें हैं कि आपका भी टाइम नहीं हुआ, आपको वापस भेज दिया गया। मेरा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा भी। वो लेडी वहाँ पे गई तो उन्होंने कहा इनको गलत ले आया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने मुझे बताया। तो वो छोटी एज की थी, तो उन्होंने कहा कि इनको वापस छोड़ के आओ। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप जा रहे हो वापस, आपको भूख लगी होगी, तो यहाँ पेड़ है, इस पेड़ पे से आप खा लो कुछ। तो पेड़ पे मटकी लटकी हुई थी, ये उसका एक्सपीरियंस है। तो जिस भी मटकी को लिए उसने हाथ बढ़ाया, वो मटकी ऊपर हो गई, उसको मिलता नहीं था। तो एक मटकी थी जिसमें एक रोटी और कुछ अचार वगैरह था, उसने हाथ बढ़ाया, वो उसको मिल गई, उसने खा ली। तो वापस जाने से पहले उसने पूछा, आपने तो कहा था यहाँ से जो मर्जी खा लो, और मैं तो जिस मटकी को हाथ उठाती थी वो मटकी ऊपर हो जाती थी, खाली मुझे रोटी और अचार या थोड़ी सब्जी मिली। तो उन्होंने कहा बेटा इस जीवन में तुमने इतना ही दान दिया होगा, इसलिए जो तुमने दान दिया है सिर्फ वही ले सकती हो। उस परिवार में आज तक कोई भी बेगर खाली पेट नहीं गया। जब भी कोई बेगर आता है उसको वो खाना खिलाते हैं, ये मानकर कि जब हम अगली बार वहाँ पे जाएंगे तो हमें बहुत सारी मटकियाँ हमारे लिए तो वो रेडी पूरी होंगी। जनरेशन की मान्यता बन चुकी है। Exactly. उनके जितने लोग आएंगे अब इसी मान्यता से आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम बहुत सारी मान्यताओं में जीते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि एक इंसान ने कुछ फील कर लिया था। बस उसने कुछ फील किया, उसका एक्सपीरियंस हुआ और हमने उस मान्यता को मान लिया, लेकिन सच नहीं था, वो उस पर्सन का सच था। हाँ, बट उसके लिए सही है ना ये? उसके लिए सिर्फ नहीं, क्योंकि ये एक जेल में फंसा हुआ है, जन्म और मरण से बाहर नहीं निकल पा रहा, फिफ्थ डायमेंशन में नहीं जा पा रहा। फोर्थ डायमेंशन का ट्रैप इतना गहरा है। अगर इसी लाइन को हम कंटिन्यू करें इस टॉपिक को, तो हमारी मान्यताओं में एक चित्रगुप्त जी है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो एक चित्र खींचते जा रहे हैं, और मरने के बाद ये माना जाता है कि हमें वो सारी लाइन दिखाई जाएगी। उस लाइन में जिस हिस्से पे हम बहुत इमोशनली अटैच हो जाएंगे वो हमें री इनकारनेट हो जाएंगे।
रीइंकारनेशन और रीसाइकिल एक ही बात है। हमें रीइंकारनेशन शब्द बड़ा अच्छा लगता है, रीसाइकिल होना खराब लगता है, लेकिन हम रीसाइकिल करे जा रहे हैं मरने के बाद वापस धरती पे लगातार, और हमारा उद्देश्य फिफ्थ में जाना है जिससे हम रिसाइकिल ना हो। सर जो आप ये बातें बोल रहे हो, क्या ये हमारे लाइक भगवत गीता, वेदास, इन सब में लिखी हुई है? बहुत सारे धर्म ग्रंथ मैनिपुलेटेड हैं, उनकी भाषा संस्कृत है, हर एक धर्म ग्रंथ की वो भाषा है जो बोली नहीं जाती। क्रिश्चियनिटी में लैटिन है, इस्लाम में वो भाषा है जो अब बोली नहीं जाती, उर्दू? कुरान उर्दू भी नहीं, या मुझे पता नहीं अरबी भाषा है, ओके। हमारी संस्कृत भाषा है। भाषाओं के मीनिंग समय के साथ बदलते चले जाते हैं, 100 साल में भाषा बदल जाती है। भारत में बोलते हैं कि कितने कोस पे पानी बदलता है, इतने कोस पे भाषा बदल जाती है। राइट। समय के साथ भाषा का क्या असर हुआ होगा? तो इसी तरीके से वो भाषा जो अब नहीं बोली जाती, इसलिए उनके मीनिंग, बहुत कोई स्कॉलर हो जिसकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंडेड हो तो वो इसको बता सकता है। बहुत हैं सर, उन्होंने बताया ही नहीं कि क्या है रियलिटी। हाँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक माया में हैं, माया में ट्रैप में हैं, और इस ट्रैप से बाहर इसीलिए नहीं निकल पाते क्योंकि इसके सही मतलब हम अभी नहीं समझ पाए। सर ये मतलब से तो मुझे एक चीज़ याद आती है, हमारी किताबों में कुछ चीज़ें ऐसी लिख रखी है, जैसे एक मुझे याद है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सो कोई कहते हैं कि ढोर गवार शूद्र, जो कि कुछ कास्ट हो गई, पशु हो गया, नारी हो गया, विमेन हो गई, सकल ताड़ना के अधिकारी, आप हमें हमेशा ताड़ो, यू शुड नॉट रिस्पेक्ट देम, आप उन्हें इज्जत ना दें, उन्हें ताड़ा जाए। इस पे कुछ लोग डिबेट करते हैं, दैट इज ट्रू। कुछ लोग डिबेट करते हैं इसका मतलब ये नहीं है, ताड़ना इज समथिंग एल्स। तो वो उसको कोई डिकोड ही नहीं कर पाया, सब अपनी लैंग्वेज में। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, हमारी किताबों में लिखा है तो ऐसा होता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, पशु नारी जो कुछ कास्ट हैं आप उनको इस तरीके से नहीं ताड़ सकते, वो ज़माना गया। सो व्हाट इज राइट हियर? यही मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 400-500 सालों में तुलसीदास जी 13-14 सेंचुरीज के माने जाते थे पोएट, उस समय से अब तक एक ही भाषा, हिंदी भाषा में शब्दों का मीनिंग बदल गया, और दोनों तरफ डिबेट हो रही कि इस शब्द का मीनिंग क्या होना चाहिए। तो वेद कितने हजार साल पुराने हैं, क्या आप गारंटी से कह सकते हो कि इसमें जो मीनिंग हम डिकोड कर रहे हैं वो सही होगा? वही है। मोर ओवर, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मैंने खुद वेद नहीं पढ़े हैं, कोशिश की, लेकिन मैं से समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, और स्पिरिचुअलिटी में इतना मैं समय नहीं दे पाया, मैंने प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा कोशिश की। फिर भी मैं जब लोगों से बात करता हूँ, मुझे कोई भी एक पर्सन ऐसा नहीं मिला जो बता सके कि वेद की ये टीचिंग हमें मुक्त करने में सहायता देती है। कुछ लोगों ने बाद में कहा कि वेद की टीचिंग उपनिषद में स्टोरीज की फॉर्म में आ गई है, वो लोगों को हेल्प करती है, कई उपनिषद बहुत अच्छे हैं, लेकिन डायरेक्ट वेद से मैं कोई एक भी पर्सन को नहीं जानता हूँ जिसने कुछ भी अचीव किया हो। तो सर इस हिसाब से किसकी सुने? अगर आप बोल रहे हैं कि वेदास को डिकोड नहीं कर पाए, हमारी जो बुक्स है उनको डिकोड नहीं कर पाए, तो फिर हमारे लिए राइट क्या है? डेफिनेशन ऑफ राइट, चीज़ों की डेफिनेशन, सही डेफिनेशन हम कहाँ से लेके आए? सारी डेफिनेशन आपके अंदर है। ओके। आप इस फील्ड के अंदर हो, सारी डेफिनेशन आपके अंदर हैं। बहुत सरल शब्दों में, अगर आप एक ही किताब भागवत गीता को पढ़ें, एक मीनिंग आप निकाल पाएंगे। आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें और उसी किताब को 1 साल बाद दोबारा पढ़ें, तो आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट मीनिंग समझ में आ रहा है। क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो गई। बट सर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो राक्षस लोग भी खूब करते थे जी। बट फिर भी वो गलत काम कर रहे हैं। इन दोनों में मैं जो शब्द कहूँगा शायद आप लोगों के लिए प्रोवोकेटिव हो, लेकिन जो राक्षस थे वो भी इवॉल्व थे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि उनको ब्रह्मांड के रहस्य पता लग जाना। जो से इतना बड़ा राक्षस रावण माना जाता है, सबसे बड़ा, उसकी सोने की लंका थी, तो वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता था। उसको ब्रह्मांड का रहस्य पता लग गया कि मिट्टी और सोना दोनों एक ही हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस, पूरा जगत एनर्जीज से बना है। उस एनर्जीज को आप मिट्टी मानो या सोना कर सकते हो। ये रहस्य उसको समझ में आ गया, लेकिन जिनको ये रहस्य समझ में नहीं आया उनके लिए कठिन था सोने को मैनिफेस्ट कर पाना, वो खाली गरीबी में जी पाए। सुदामा गरीबी में रहा, दरिद्र रहा। तो ये रहस्य जिनको पता लग जाते हैं वो लोग इवॉल्व हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कॉन्शियसनेस 0 लेवल पे है और 0 to 100 हम माने कि 100 में मैक्सिमम हो गई, 100 के बाद वो इस जगत से 5th जगत में जाने के लिए एलिजिबल है। से अगर राक्षसों की पावर 60, 70, 80 है तो वो जर्नी में ऊपर है। अब इस तरफ नेगेटिव साइड है, इस तरफ पॉजिटिव साइड है, वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं सिर्फ ये बचता है। अभी वो ईगोइस्टिक रोल प्ले कर रहे हैं,
उनको अपने घमंड को दिखा रहे हैं, सेपरेशन को जी रहे हैं। लेकिन अगर इस कॉन्शियसनेस का पर्सन अपनी आप को चेंज करेगा तो वो पॉजिटिव 60 हो जाएगा, क्योंकि वो 60 लेवल पे प्ले कर रहा है। उसका जो पोटेंशियल है 60, 70, 80 है। और जो नीचे वाले हैं 0 टू 10, 20, ये किसी भी साइड में रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक बीइंग जो एडवांस्ड है, जिसके पास पुष्पक विमान है, जो मन की गति से चलता है, इतना एडवांस बीइंग है, जब वो साइड चेंज करता है तो वो बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। इसीलिए रावण के मरने पे राम अपने भाई को भेजते हैं, जाके ज्ञान लेकर आओ। पितामह भीष्म के पास भी भेजा जाता है। अधर्म और अधर्म के युद्ध में उन्होंने अधर्म का साथ दिया, लेकिन ज्ञान था, तो उनके ज्ञान को डिकोड करने के लिए सारे भाई वहाँ पे भी गए। सर ये अगर इनकी बात करें, भीष्म पितामह के, इन्होंने अधर्म का साइड लिया, ये तो जब उनको एंड में श्री कृष्ण ने मरते वक्त बताया जब समझ में आया, उससे पहले तो उनको सही लग रहा था। क्योंकि देखा जाए तो अपनी जो क्राउन उनके हाथ में आना था उसको उन्होंने छोड़ा क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को प्रॉमिस कर दिया था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे वो क्राउन मिले, वो गद्दी मिले, आसन मिले, राजा बनूं मैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उस गद्दी पे नहीं बैठूंगा। तो उनने गलती तो वही कर दी थी कि उनका जो धर्म था, उनके लिए जो राइट चीज करने की थी कि भाई आपका काम है राजा बनना, आपको इसलिए भेजा गया है, आपसे बेटर ये पोजीशन कोई लीड नहीं कर सकता, कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। सो टेक्निकली उन्होंने तो मिस्टेक वही कर दी थी, बट उनकी नज़र में वो बहुत सही था। फिर आप जो बोल रहे हैं कि कॉन्शियस, हमारी रियलिटी हमें पता होती है, हमारा कॉन्शियस हमें बताता है सही गलत क्या करना है, उनको उस समय वो सही लगा। Exactly. उनके पास रीजंस भी थे अपने आप को समझाने के लिए कि क्यों मैं कर रहा हूँ, मेरे भाइयों को आगे बढ़ाऊंगा ताकि कभी ये नहीं लगे कि भाई मैं चाहता हूँ ये। बट टेक्निकली अगर वो संभाल रहे होते तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। लेकिन फिर ये भी देखा जा सकता है, सिचुएशन नहीं आती तो महाभारत नहीं होती, गंदे लोग खत्म नहीं होते, सृष्टि शुरू से स्टार्ट नहीं होती। तो सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं, आदमी समझना चाहे तो वो तो पहले ही परेशान हो जाएगा इन चीजों को देख के। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे सपने में आप जाते हैं तो पूरे जगत को आप क्रिएट करते हैं। महाभारत कहाँ पर है? सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस में। अगर आप इस जीवन में इस सपने के तो आप ये कहना चाहते हैं महाभारत रियल में नहीं हुई? मैं कहना चाहता हूँ, मैं तुझे थोड़ा डिटेल में कहना पड़ेगा। अगर मैं एक लाइन में कह दूंगा तो शायद फिर कंफ्यूजन हो जाए। और आपने कहा है कि ये बहुत बिगनर्स के लिए, उनको बात समझ में आनी चाहिए। हाँ। आप राजस्थान में हो, हम लोग जयपुर में ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रानी पद्मावती हुई है। असली में एक बहुत फेमस पोएट मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ब्यूटीफुल कविता लिखी पद्मावती के नाम से। वो कविता जिसने भी सुनी उसके माइंड में एलिमेंटल इमेज बन गई। एलिमेंटल इमेज भी नया शब्द है, शायद अगर मौका मिला तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं मौका मिला तो आप ये समझें, एलिमेंटल इमेज वो होती हैं जब एक बच्चा को आप कहानी सुनाते हो, छोटा सा बच्चा 4, 5, 6 साल का, उसकी आंखें हिलती हैं, उसके माइंड में वो बिल्कुल रियलिटी क्रिएट हो रही है। ऐसे ही हम भी पिक्चर देखते हैं तो होती है, तभी हम इमोशनल हो पाते हैं। पद्मावती को सुनकर जिन सब लोगों के अंदर एलिमेंटल इमेज बनी, ये जगत हमारी कॉन्शियसनेस से प्रकट होता है। आज राजस्थान में अनेक जगह आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे रानी ने जौहर किया, ये उसका महल था, एंड सो ऑन। ये रियल है कि नकली है? राजस्थान वालों के लिए मलिक मोहम्मद जायसी की कविता पढ़ के एक इमेज करने वालों के लिए रियल है, असली में कभी नहीं हुआ। इसी तरह, लेकिन इससे हमारी थोड़ी सी आस्था जुड़ी हुई है। अभी फिल्म बनी तो लोगों ने फिल्म, करणी सेना ने फिल्म के जो डायरेक्टर थे उनके ऊपर शाही फेंकी, एंड सो ऑन। उनकी आस्थाओं से मिलता हुआ पद्मावती का कैरेक्टर नहीं था। अब अगर मैं ये कहूँ कि महाभारत नहीं हुई तो आपकी आस्थाओं को शौक लगेगा। इसलिए आप जितना मानना चाहें मान सकते हैं। वास्तव में महर्षि व्यास की एक कविता जो इतनी ब्यूटीफुल है और जिसमें इतना ज्ञान है, इसके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, वो ज्ञान देना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जो सालों साल लोगों को ज्ञान दे सके। इसके सारे कैरेक्टर, एलिमेंटल इमेज हमारे अंदर बनी है। 5000 साल के बाद भी वो कैरेक्टर जिंदा हैं। लेकिन अगर आप अफ्रीका में पैदा होते तो क्या वो कैरेक्टर आपके माइंड में होते? और क्यों नहीं होते? अगर वो सर्वशक्तिवान इस ईश्वर के अवतार हैं, भगवान कृष्ण, तो इस धरती के अवतार हैं या सिर्फ एक छोटे से हिस्से के अवतार हैं? तो इस हिसाब से तो श्री कृष्ण भी एक इमेजिनरी वो हो सकते हैं। लेकिन इसको ये कहकर हम इसकी उनका ज्ञान को कम नहीं कर सकते। नहीं, तो ये कह सकते हैं कि वो कैरेक्टर सिर्फ इसलिए बनाए गए ताकि हमें किसी सोर्स से ज्ञान मिल सके। एग्जैक्टली।
तो इस हिसाब से तो भगवान भी नहीं है फिर, सी वो भी एक बिल्कुल, इमेजिनेशन हो सकती है। भगवान सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, नहीं ना सिर्फ हो सकती है बल्कि भगवान सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। ओके। और इसको हम समझ सकते हैं, आपने कभी भी दो शब्द अलग अलग हैं, हम्म ईश्वर और भगवान। हम्म। आपने कभी भी कहा है ईश्वर कृष्ण, ईश्वर राम, ईश्वर शंकर? क्या है ईश्वर? ईश्वर वो है, वही सोर्स है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे, 9th लेवल प्योर लाइट। कौन है वो? वो एक एनर्जी कह सकते हैं, वही सब कुछ है, उसी का एक थॉट है, वो एक एक्सपीरियंस तो कर आप रहा ये है। कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक सोर्स है जिसको पता नहीं वो क्या है, इट्स जस्ट एन एनर्जी, बट क्योंकि हम उसको एनर्जी नाम देके पूज नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ लोगों ने, उनकी कॉन्शियस में एक थॉट आया था, एक स्वप्न आया था, जो उनने शेयर किया लोगों के साथ, क्योंकि वो एक बड़ी पोजीशन थी उस आदमी की, तो लोग उसको मानने लग गए और फिर वही फॉलो करने लग गए। एग्जाम्पल, आज मैं मेरे घर का बड़ा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चों को मैंने बोला कि एक कृष्ण नाम के एक भगवान हुआ करते थे जिन्होंने ये टीचिंग दी है। उन 2 लोगों ने जाके 25 लोगों को बताया, 25 ने 500 को बताया, इसलिए वो फिर इन्फॉर्मेशन आगे चलने लगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। ओके। इसके तो सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेरा, सॉरी टू इंटरवीन। आपने बोला ये सब इमेजिनेशंस हैं, सबकी अपनी अपनी, तो इस हिसाब से क्या मैं गलत होऊंगा अगर मैं बोलूं कि आप जो बोल रहे हो क्या सिर्फ वो आपकी इमेजिनेशन ही है, या किसी और की इमेजिनेशन उसने आप पे पास ऑन करी, अब वो आगे पास ऑन कर रहे हैं आप? सी इमेजिनेशन हम किसी एक घटना के ऊपर, जैसे पद्मावती के एग्जाम्पल से और स्टोरीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो कुछ भी धरती पे हो रहा है वो सारा एक इमेजिनेशन है। हम एक वर्तमान क्षण में होते हैं। इस इमेजिनेशन शब्द को मुझे बहुत क्लियर करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। जैसे आप सपने में जाते हो, सपना कहाँ से शुरू होता है? कभी भी आपका सपना ऐसे शुरू होता है कि आप फिर पैदा हो रहे हो, पैदा होते होते हुए बड़े हुए, 30 की एज में आए और तब सपना शुरू हुआ? नहीं, या सपना एक पॉइंट से शुरू होता है? कहीं से भी रैंडम। रैंडम शुरू होता है, हमेशा उस एज से शुरू होता है जिस एज में आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। उस एज में आप सारा पास्ट क्रिएट करते हो। मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो और सपना शुरू हुआ और आपको याद आया कि एडमिट कार्ड घर में रह गया है, तो घर बनता है। उससे पहले घर नहीं था, एंट्री पॉइंट पे घर नहीं था, दैट इज अ जीरो पॉइंट। उस जीरो पॉइंट से जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो सब इमेजिनेशन है। ओके। सो इस पॉइंट में अगर आप अफ्रीका में पैदा होते तो जो कुछ आप क्रिएट कर रहे होते वो इमेजिनेशन होता, वहाँ पे भगवान कृष्ण नहीं होते। अफ्रीका में अफ्रीका के होते, अगर क्रिश्चियन कंट्री में पैदा होते तो क्रिश्चियनिटी के होते। यहाँ पे हम पैदा हुए हैं तो हम यहाँ के सर कुछ अफ्रीकन लोग भी तो यहाँ पे आके रह रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं। यस, हरे राम हरे कृष्णा का मूवमेंट चला, उसके बाद पूरी दुनिया के लोग मानने लगे, टीचिंग से प्रभावित हुए। टीचिंग से आप पद्मावती की लाइफ से भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उस टीचिंग को अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ सड़क पे नाचते रहेंगे, तो वो क्या टीचिंग हेल्प करेगी? तो सर इस हिसाब से जो आप बोल रहे हो उसमें तो मुझे इतना समझ आ रहा है कि सब कुछ किसी ना किसी समझदार इंसान की, समझदार नहीं मतलब उसको जो लगा कि राइट है, उसने अपनी कुछ इमेजिनेशन पास ऑन करी लोगों को, वो इमेजिनेशन नीचे के लोग फॉलो करने लगे। किसी को आइडिया आया कि यार बहुत सारे लोग अपन सेम सेम ही हैं, चल इसको अपन अलग अलग करते हैं, तो हिंदू बन जा, तो मुसलमान बन जा, तो क्रिश्चियन बन जा, तो बुद्धिज़्म कर ले। उन्होंने अपनी अपनी एक कैटेगरी बनाई, एक आदमी ने 5 को सिखाया, 5 ने 50 को सिखाया, 50 ने 500 को सिखाया, ऐसे करके हम यहाँ तक पहुँचे। आप ये बोलना चाह रहे हैं? यस। ओके। लेकिन मैं जो ये बोलना चाह रहा हूँ, इसके पीछे क्या जो सिद्धांत है, आपको लगा किसी एक बुद्धिमान इंसान ने, यस ही वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन उसका जो मोटिव था वो मोटिव बहुत खराब था। उसका मोटिव था कि ये सपने में आपस में एक दूसरे से लड़ते रहें। आपने स्पिरिचुअलिटी में पूछा कि स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य क्या है? स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य है सपने से जागना। और सपने से हम क्यों नहीं जाग पाते? क्योंकि इस धरती में अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने का एक थॉट सारी दुनिया में डाल दिया गया। जापान के लोगों से मैं मिलता हूँ, उनको कहा जाता है कि आप एक आइलैंड में रहते हो, पूरी दुनिया से इसलिए कटे हो कि दुनिया खराब है, आप श्रेष्ठ हो। आप धरती और इसके ऊपर की डायमेंशन के बीच में हो, आप धरती के लोगों से ऊपर उठे हुए हो। ईरान के लोगों से पूछो तो इंडिया में शिया हैं, वो अभी ईरान में युद्ध चल रहा है, लेकिन वो ईरान के सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सुन्नी इराक को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ईसाई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और इस्लाम में तो मैंने ऐसा भी सुना कि अगर आप, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर आप कन्वर्ट होके भी हमारे अंदर आ जाओ तो भी आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं होगे, क्योंकि इस जीवन में आप हमारे उसमें पैदा नहीं हुए। ये भाव इंसान को सेपरेशन में रखता है,
लड़ाई में रखता है और वो सच नहीं जान पाता, अपने धर्म को पूरी दुनिया में प्रचार करके विश्व गुरु बनने के सपने देखता है कि पूरी दुनिया पे मेरा धर्म आ जाए तो सुखी हो जाएंगे। जिन देशों में सिर्फ एक धर्म है, क्या वो सुखी है? यहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग शुरू होती है, जो हमें धर्म से बाहर निकाल कर अपने सच की ओर ले जाने में मदद सच करती क्या है सर? सच ये है कि ये जगत सपना है और सच इस सपने के बाहर है। चलो मैं समझ गया कि मैं सपने में हूँ और लेट्स से कुछ सालों में मैं जग गया, तो अब मेरी जिंदगी क्या है, क्या फील होगा मुझे? सी बिल्कुल वही फील होगा जो सपने में, अगर कल रात को सपने में मैं देख रहा हूँ कि मैं समुद्र में डूब रहा हूँ, परेशान हूँ, सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है, और जागने के बाद मैंने देखा कि अरे ये तो सपना था, थोड़ी सी स्माइल। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ सालों बाद जब आप जाग जाएंगे तब आप एक स्माइल कर सकते हैं, या कुछ लोग जिनको सपना याद नहीं रहता था, हो सकता है आपको याद ही ना ऐसे रहे। लोगों से मिले हैं आप जो आपकी नज़र में जग गए हैं? मैं ऐसे किसी लोगों से अभी तक नहीं मिला हूँ, मैं जगने के प्रोसेस के लोगों से मिला हूँ। क्या चेंज देख रहे हैं आप उनमें? बहुत ड्रेस्टिक चेंज आ रहा है। जैसे कि वो इस धरती के सारे नियम उनके लिए बेकार हो गए, क्योंकि उनको समझ में आने लगा कि यहाँ पर ये माया है, ये झूठ है। उनके अंदर सेपरेशन बनाया खत्म गया हो है गया, बनाया गया है लड़वाने अपने के लिए, फायदों के लिए। सिर्फ अपने फायदों के लिए, इस माया को सस्टेन करने के लिए। उनके लिए सारे ह्यूमन बराबर होने लगे। तो सर वो लोग क्यों भेजे गए हैं माया को सस्टेन करने के लिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको भी बताना चाहूँगा। हम जो इतना पावरफुल बीइंग था, उसको पता था कि जैसे ही मैं इस इल्यूजन में जाऊंगा, माया में, मुझे याद आ जाएगा, याद आते ही गेम ओवर। तो उन्होंने अपने ऊपर लेयर्स लगाए कि हमें याद ना आए। इसको हमारी भाषा में कहते हैं फॉरगेटफुलनेस, कि हम कंप्लीट भूल गए हैं जो हम असली में हैं। फॉरगेटफुलनेस की एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर हमने ऊपर लगाई, फिर भी हमें डर था कि हमें याद आ जाएगा। हमारे माइंड में हमने दो, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को सेपरेट किया, जिसको हमारी भाषा में शिव और शक्ति को, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को सेपरेट किया। अगर ये दोनों एनर्जी भी मिल जाएं तो हमारा जागने का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाए, लेकिन हमने जान के इसको सेपरेट किया। कुछ बच्चों में अगर कभी बिजली गिरती है या वो सेकंड थर्ड फ्लोर से गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है, उनका ये हिस्सा डैमेज हो जाता है, जो बीच का बफर है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को जो सेपरेट रखता है, वो डैमेज हो जाता है। उन बच्चों के अंदर पैरानॉर्मल एबिलिटीज़ हो जाती हैं, क्योंकि ये दोनों हिस्से मर्ज होने लगते हैं। क्या वो नेचुरली क्रिएट नहीं की जा सकती? नेचुरली क्रिएट अभी तक लोगों ने अगर रिसर्च नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि की जा सकती होगी। और ये एक तरीका है कि हम इसको आर्टिफिशियली क्रिएट करें मशीन की वजह से या कोई ऑपरेशन सर्जरी की तरफ से, लेकिन जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में जागना शुरू करते हैं उनके ये मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शंकर और पार्वती की जो अर्धनारीश्वर की फोटो है, वो उसी बात का प्रतीक है। शिव और शक्ति दोनों मर्ज हो गए, परफेक्ट बैलेंस में आ गए। खैर, तो हमने अपने दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर को सेपरेट करा, इसके बावजूद भी हमें पता था कि हम जाग जाएंगे। वी आर सो पावरफुल, इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप अस। तब हमने इसमें कंट्रोलर लगाए। कंट्रोलर का ये किसने लगाए? हमने, बिकॉज हम सो पावरफुल हैं। जब हम इस गेम में आए जिसको हम माया कहते हैं, तो क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम इस गेम को कंप्लीट एक्सपीरियंस करना चाहते थे। हमारा अपोजिट क्या मतलब है, भगवान इंसान बन के इसको खेलना चाहता था। एग्जैक्टली इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो माया हमें खेल रहा है। तो जब वो खेलना चाहता है, कंप्लीट एक्सपीरियंस करना चाहता है, रिस्क ये है कि जैसे ही याद आएगा, जैसे कृष्ण भगवान को पता था कि अगर मैं कृष्ण का जन्म लेके धरती पे गया, तो कहते हैं कृष्ण भगवान जब मानव अवतार उन्होंने लिया तो उनको बोला गया था कि आप हो तो भगवान, लेकिन आपको सारे इमोशन, दर्द, पीड़ा इंसानों वाली आपको झेलनी पड़ेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो थे भगवान, उन्हें पता है मेरी जिंदगी चिल है, मेरी जिंदगी एकदम बढ़िया है, मुझे कोई चैलेंज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बट वो फिर भी एक गेम खेलने के लिए भगवान का रूप लेके यहाँ पे आए, सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करे और फिर मरे भी इवेंचुअली। और मरने का भी खुद ही ने बताया कि मैं कैसे मरूंगा। अगर वो नहीं बताते तो वो मरते ही नहीं। तो टेक्निकली वो भी एक गेम खेल रहे थे। तो क्या वैसे ही हम लोग भी, जब हमें पता था हम तो सर्वशक्तिशाली हैं, हम तो इमोर्टल हैं, हम तो भगवान हैं, इंसानों ने कहा भैया नहीं, हमको मजा नहीं आ रहा है, वी नीड सम ड्रामा। और इसलिए वो अपने लेयर्स लगा के नीचे आए हैं और नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, और फिर आके भूल गए।
एग्जैक्टली, यू गॉट दिस पॉइंट परफेक्टली। आप ही कृष्ण हो, आप ही वही हो, तत्वमसि, यू आर दैट। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अपनी भाषा में मैं आई फॉर्म में बोलूंगा तो अहम ब्रह्मास्मि, आपको मैं बोलूंगा तत्वमसि, तुम वही हो। तो अब वो जो लेयर्स हमने लगाई, जो अब हमको मिस्टेक फील हो रही है, अब वो इतनी लेयर्स डल गई और हम भूल गए कि हम भगवान हैं। अब हम उस प्रोसेस में जा रहे हैं कि वो लेयर निकाल रहे हैं धीरे धीरे। एग्जैक्टली, जो निकाल पाता है वो सही जगह पहुंच जाएगा, जो नहीं निकाल पाए वो वापस घूम के यहीं आएगा। यू गॉट द पॉइंट। जो नहीं निकाल पाता, और निकालने के लिए सारे प्रोसेस इस मैट्रिक्स के ही बनाए हुए हैं। इसलिए जिन्होंने निकाली उन्होंने कहा कि पत्थर पूजने से हरी नहीं मिलता। आप बाहर ढूंढ रहे हो, लेयर अंदर है। तो सर पागल बनाया जा रहा है हमको। यस। तो जिस हिसाब से बात बोल रहे हो आपकी ये माया है, हमें हमारी कॉन्शियस के हिसाब से चलना है और बाहर निकलना है। मैं आपसे प्रोसेस पूछूंगा कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने का प्रोसेस क्या है, बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगा तो ये जो बाकी स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो भक्ति की बातें कर रहे हैं, तो ये क्या हमें और झूठ में रख रहे हैं? सी, आपकी भावनाएं, क्योंकि आप जो बातें बोल रहे हो उनसे अलग है जी। क्या पता मैं उनको इतना समझा नहीं हूं, हो सकता है मैं भी गलत हूँ यहाँ पे, मैं उनको समझ नहीं पा रहा, बट जितना मैं देख पा रहा हूँ वो ये बातें नहीं बता रहे हैं जो आप बोल रहे हो। तो मेरा यहाँ पे एक डाउट भी क्रिएट होता है कि सही क्या है, क्योंकि अगर मैं आपकी सुन के उनको गलत देख पा रहा हूँ तो उनकी सुन के मुझे आप भी गलत लगोगे। सी, एक बार जब आपको ये दृष्टिकोण मिल गया, तब आपका जीने का तरीका, देखने का तरीका बदल जाएगा। अंधेरा है, आप देख नहीं पाते, अगर टॉर्च की लाइट एक बार से आपने देख लिया तो आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। मैं गारंटी करता हूँ, ना सिर्फ आपको, आज जो लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जीवन में भी यहाँ से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सर मेरा क्वेश्चन है, टॉर्च की लाइट आप हो या वो लोग हैं? क्योंकि यस, दोनों की बातें अलग अलग अभी हैं। तो कन्फ्यूजन है। हाँ। लेकिन जब आपको अभी जो जिस ब्यूटीफुली तरीके से आपने बताया कि मैं फॉरगेटफुलनेस में ये एक्सपीरियंसेस कर रहा हूँ, अगर ये लाइन भी आपको समझ में आ गई, तब आपको समझ में आ जाएगा कि फॉरगेटफुलनेस का एक कंप्लीट सिस्टम है। सर मैं एक चीज समझता हूँ, मैं एक ब्राह्मण पंडित परिवार से आता हूँ, बट मैं बैठ के पूजा पाठ करने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरे घर में सुबह, मैं बचपन में सुबह 4 बजे पूजा पाठ चालू हो जाती थी। मैं वो इंसान नहीं था जो करता था उसको। मैं पूजा करता हूँ अभी भी, मैं सुबह उठता हूँ जब मैं अपनी पूजा करता हूँ, बट मैं घंटों पूजा पाठ वाला इंसान नहीं हूँ। मेरे 2 बिलीफ्स हैं, एक तो कर्म ही पूजा है, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ। दूसरा काम एज इन, एक तो मेरा बिजनेस और एक मेरे कर्म, इसको मैं काम मानता हूँ। दूसरा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कान्हा को मैं बहुत मानता हूँ। वो मेरे, मतलब मैं उनको भगवान नहीं मानता, मैं उनको एक बड़ा भाई मानता हूँ। उस तरीके से मैं उस नज़र से देखता हूँ और मैं उसी तरीके से उनसे बातें करता हूँ। मैं डर से बातें नहीं करता, मैं उनसे हक से बातें करता हूँ। दूसरी चीज, मैं कुछ प्रैक्टिसेस करता हूँ, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2008 में मेरी जिंदगी में आया था। एक स्मॉल टाउन में रहता था मैं, जहाँ पे कोई ऐसी बातें नहीं करता था विदेश जाओ, सपने पूरे करो, ये सब। बट वहाँ से निकल के मैंने 8 देशों में काम किया है, मैंने बेस्ट ऑफ द जॉब्स किए, मैंने इंडिया के सबसे बड़े होटल में काम किया, दुनिया के सबसे बड़े होटल में काम किया है, सेलिब्रिटी मैनेजर रहा हूँ फार्मूला 1 जैसे इवेंट्स में। तो अगर मैं उस बच्चे से जाके पूछूंगा ना तेरे लिए पॉसिबल है क्या, तो मुझे वो पॉसिबल नहीं लगेगा। बट क्योंकि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी एक चीज आई थी कि आप अपनी सच्चाई, आप अपने सपनों को अट्रैक्ट कर सकते हो, जो जिंदगी चाहिए आप उसको अपने करीब अट्रैक्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज सबकॉन्शियस माइंड के, आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है और वो आपका एक जिनी है जिसको आप काम करवा सकते हो, उसको सही गलत नहीं पता। मेरी लाइफ में ये जब चीजें आई ना, मुझे लगता है उनसे मेरी ग्रोथ हुई है। बट वहीं अगर मेरा बिलीफ सिस्टम पे टैप किया जाए कि क्या ये कृष्ण भगवान नहीं कर रहे तेरे लिए, तो अंदर से आवाज है कि हाँ कान्हा ही कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड कान्हा, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। कान्हा आप ही हो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। लेकिन जब हम नहीं जानते, सेपरेशन में जीते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हैं, तो हमारे लिए जीवन आसान होता है। जैसे आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कान्हा को दे दी। अगर सारी बातें हो गई, कान्हा वाज गुड टू मी। अगर 50% हुई तो मे बी मैंने कुछ काम अच्छा नहीं किया, इसलिए कान्हा जी थोड़ा सा नाराज थे, या भगवान चेंज कर या देते। एग्जैक्टली। सो लेकिन जब आप जानना शुरू करते हो, तब आप 100% किसी भी एक पर्सन के ऊपर, आप जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिलाई कर सकते हो, जो सच है वो आप ही हो। तो ये जर्नी है। इस जर्नी में शुरू में हम सेपरेशन में देखते हैं, इसलिए कान्हा जी कर रहे थे, लेकिन असली में आपके द्वारा
आप कर रहे थे। बस आपने किसी पे बिलीव कर लिया, वो Exactly. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने आपको नहीं दी, यस किसी पे दे दी, क्योंकि आपका समवेयर डीप इनसाइड आपका माइंड कह रहा है फेल हो गया तो भी मैं इन पे डालूंगा। एग्जैक्टली तब सारी चीज़ें उनके ऊपर डालनी थी, इसलिए आपने अपने बाहर एक ऑब्जेक्ट चुना हुआ था, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया क्योंकि था। ह्यूमन डजंट लाइक टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एग्जैक्टली एक्शंस। यस इसलिए आपने कान्हा को चुना। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। जितना हम अपनी पावर के प्रति अवेयर होते जाते हैं, उतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप एक स्मॉल विलेज से निकल कर सारे अचीवमेंट आपने कर पाए, लेकिन किन्होंने दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ये उन्हीं कंट्रोलर ने दिया है जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था ये धरती एक शिफ्ट के से गुजरेगी आने वाले समय में। उस शिफ्ट में अगर ह्यूमन जो भी चाहेगा वो क्रिएट कर लेगा। ह्यूमन माया में फंसा रहे, इसलिए उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिया। आप बंगला लो, वो सारे जॉब करो, अपने लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढो, लेकिन कभी भी मुक्ति के बारे में मत सोचो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सही नहीं है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है, उसके रिजल्ट सही है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप मोटिवेशन, अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट क्या कर रहे हो, ये पॉइंट वहां पर मिसिंग आप है। गाड़ी अट्रैक्ट कर रहे हो, घर अट्रैक्ट कर रहे हो, या आप अट्रैक्ट कर रहे हो योरसेल्फ एज एन एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग? एग्जैक्टली तो ये उससे पॉइंट मिसिंग लॉ है। ऑफ अट्रैक्शन से आप एनलाइटनमेंट भी या फिर मोक्ष भी अट्रैक्ट कर सकते हो, दिस इज व्हाट यू मीन? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस बुक का या उस टीचिंग का डिजाइन इस तरह है कि सब कुछ आप अपने हाँ। जीवन के लिए करो। हाँ सही बात है, चक्कू से आप मर्डर भी कर सकते हो और एप्पल भी काट सकते हो। बस आपको उस समय क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है आप वो करोगे। यस वाह। तो जिन्हों को नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी बनाते हैं। जैसा आप सोचते हो वैसा आप पाते हो। इट डजंट हैपन इंस्टेंटली, आपको प्रोसेस सीखना पड़ता है, कुछ टाइम में आपको रियलाइज़ होगा वो होने लगा है। एंड उसको सही गलत नहीं पता है, तो कभी कभी जैसे अगर आप सोचते हैं कि मेरे लिए वो काम नहीं करता, तो वो काम कर रहा है। जी। और इसी बात को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा। इस यूनिवर्स का, इस जीवन का नेचर है, ये कहता है तथास्तु। मेरा काम नहीं बनेगा, तथास्तु। मेरा काम बन जाएगा, तथास्तु। बहुत लोगों ने अपने बारे में धारणाएं बनाई हुई हैं। अपने बारे में जो वो मानते हैं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तथास्तु। मैं शाई हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे नहीं होगा, तथास्तु। और इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। हम अपनी रिट्रीट्स में लोगों को उनकी पावर बताते हैं कि ये छोटी छोटी बातें भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, इससे आप एम्पावर्ड होते हो। आपको अपने बारे में पता लगता है कि हम कितने पावरफुल हैं। जब आपको पता लगने लगा, तब आप क्या अट्रैक्ट करोगे? ये सपना जिसमें कोई भी फॉर एवर खुशी नहीं रह सकता, जो सर्वाइवर पे आधारित है। चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, जैसे इस समय वार चल रही है, एलपीजी पेट्रोल की शॉर्टेज की बात हो रही है, लॉकडाउन की बात हो रही है, फियर क्रिएट हो रहा है। तो इस सपने के अंदर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बावजूद भी जो कई फैक्टर बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं, हम जब एम्पावर्ड होते हैं तो हम एक ऐसे जगत को, जो फिफ्थ डायमेंशन है, इसके बिहार की रियलिटी को क्रिएट करते हैं। असली उद्देश्य ये होना चाहिए। सर मैं एक चीज़ प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे बताना मैं सही है या नहीं है। वहाँ पे कोविड आया, कोविड-19 जो आया था, सबने बोला कि अब पैसे नहीं कमा सकते, ये नहीं हो सकता, सब रुक गया है दुनिया में। लोगों ने बिलीव कर लिया, वो अपने घर बैठने लग गए, लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए। मैंने वहाँ पे एक अपने आप को एक सोच दी थी, वो ये थी कि दुनिया में पैसा बनना तो बंद हो नहीं रहा, ख़त्म हो नहीं रहा, पैसा तो पड़ा है। सो क्या इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दुनिया रुक गई है, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा कमा नहीं सकते, कैन आई नॉट थिंक कि जो पैसा पड़ा है मुझे तो वहां से आ जाएगा, मुझे नहीं पता कैसे, मेरे पास तो जो पड़ा है वहां से आ जाएगा, क्योंकि वो खत्म नहीं हुआ है। और मेरे साथ वो चैलेंज नहीं आया कि मेरे पास पैसा नहीं आया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हो रहा है, या मैंने जो अपना एक बिलीफ बना लिया है कि मेरे पास तो आएगा, मैंने इसको सच्चाई मान ली है, इसलिए वो हो रहा है? बिल्कुल सेकंड पार्ट है। सच्चाई जो आपकी है वो आपकी सबकॉन्शियस लेवल पे है। बहुत आसानी से आप अपने चारों ओर नज़र उठा के देख लो। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, फिर भी उनके पास वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते, नहीं आता। सारे फैक्टर होने के बावजूद भी, इंटेलिजेंस भी है, इसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे। कुछ लोग बहुत कम एफर्ट डालते हैं लेकिन रिजल्ट आता है। क्या अंतर है? सेटिंग्स का अंतर है। और ये सेटिंग्स हमारे डीप रूटेड में है, ये हमारे सबकॉन्शियस में है। ये विश नहीं है। जैसे ही आपने सिर्फ विश नहीं की थी कि चाहे कैसे भी हो मेरे पास आएगा। अगर विश की होती, मैं एक्शंस भी डाल रहा था। यस, विश खाली विश होती, उस
और एक्शन भी होते तो भी हो सकता है कि सक्सेस ना हो अगर सेटिंग्स ना होती तो। सेटिंग्स मतलब बिलीफ। यस, जो डीप रूटेड बिलीव हैं वो इस जगत को अट्रैक्ट करते हैं। जो आप हो, आप एक मैग्नेट हो, वो मैग्नेट इस रियलिटी को क्रिएट कर रहा है या दूसरे शब्दों में इस रियलिटी को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जो सेटिंग्स हैं वो सब कॉन्शियस लेवल पे हैं। हम अपने सिर्फ 5% से भी लेस हिस्से के प्रति जो कॉन्शियस है उसके प्रति अवेयर हैं। जो हमारे फियर हैं, हम सक्सेस नहीं होंगे। किसी बच्चे को पेरेंट्स ने एक बार कह दिया कि ये इससे कुछ नहीं होगा, उसका बिलीफ बन गया, मुझे भी सोसाइटी बोला का था बिलीफ बन गया। सर, पेरेंट्स ने एग्जैक्टली। नहीं बोला था बट बहुत लोगों ने बोला था, नहीं मैंने उसको कहा अब तो साला करना ही है। या तो आपने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया और करके दिखाया पॉजिटिव नहीं सर, ऑप्शन नहीं था ना, या एवरेज जिंदगी क्या करते जी के। या तो लेकिन जो सेटिंग्स हैं कुछ लोग जो नहीं उभर पाते उनके लिए वो ज़िंदगी भर उस लूप में फंसे रहते हैं। वो लूप उनकी ज़िंदगी को क्रिएट करता रहता है। और इस देयर इज़ अ मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। सो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको मैथमेटिकल नहीं नापा जा सकता, लेकिन फिर भी समझने के लिए कोई ना कोई एक मॉडल होना चाहिए। एक मैथमेटिकल मॉडल है, डेविड हॉकिंस की एक बुक है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके। उसमें बताते हैं कि नीचे के 200 लेवल तक अगर कॉन्शियसनेस रहती है तो वो सर्वाइवल मोड में है। उसके अंदर गिल्ट होता है, इन्फीरियरिटी होती है। ये इन्फीरियरिटी इस सोसाइटी ने, इस मैट्रिक्स में लोगों को डाली हुई है, जिसके कारण वो यहाँ पर सुख एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। सर मैं ना बहुत बच्चों जैसे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जवाब जानना चाहता हूँ, ठीक है? तो कुछ ऐसा बोल दूँ मैं तो प्लीज़ डोंट माइंड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे हाँ। खुद खुशी होगी कि मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू कई लोगों को हेल्प कर सकूं, हाँ। उनके क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं। और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। हाँ। सारे क्वेश्चन इंटेलिजेंस होते हैं क्योंकि मदद करते हैं। आस्क एनी क्वेश्चन यू फील। ओके एंड और मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए तो मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी को इंसल्ट करना नहीं है। सिर्फ मैं विदाउट फिल्टर बात करके एज अ मेरे अंदर जो बच्चा है उसको बाहर निकाल के सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी समझना चाहता हूँ। आई होप आपको भी उस तरीके से हेल्प मिले। सो प्लीज़ इसमें माइंड मत करना कि ये जय ने ऐसा क्यों पूछा, इस भगवान के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। नहीं, वो मेरा इंटेंशन नहीं है। भगवान को उतना ही मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी आप करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि कुछ लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने माया दे दी है और ये अभी से नहीं हो रहा है, बहुत सालों से चला रहा है। उन्होंने अपनी टीम बिल्ड कर रखी है, वो टीम के लोग हमें अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में लीड कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में उनके लीडर हैं, आर्मी में, पॉलिटिक्स में, मूवीज में उनके लीडर्स हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में कि हम माया में ही फंसे रहें। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो बोरिंग साउंड कर सकते हैं, फैंसी नहीं हो सकते हैं, एंटरटेनिंग नहीं हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो नेगेटिव लोग हैं जो आपको इसमें फंसा रहना चाहते हैं वो बहुत कूल है, वो बहुत अच्छा साउंड करते हैं, एंटरटेन रखते हैं। इसलिए बहुत कम लोग हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग है सही की। यस, बहुत प्रिसाइज वर्डों में आपने ये बात बता दी। स्पिरिचुअलिटी एंटरटेनमेंट बन चुकी है। एक एग्जाम्पल, शिवरात्रि की रात साधना की रात मानी जाती थी। कुछ उसमें कॉस्मिक एनर्जीज होती होंगी। आज इंडिया में बहुत बड़े गुरु इतना बड़ा इवेंट करते हैं, 10 दिन तक लोग डांस कर रहे हैं पैप, पॉप और दुनिया तरह के म्यूज़िक के साथ। एक रात जो अंतर्मुखी होने के लिए यूज़ की जा सकती थी, वो रात बहिर्मुखी हो जाती है। सब कुछ बाहर एक्सपीरियंस करने के लिए ये हम लोग बहुत पहले जाग सकते थे। जागना इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं जाग पाए, उसके लिए 2 पिलर इस धरती पे हैं। उसमें एक पिलर स्पिरिचुअलिटी है, सेकंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। ये लोग बहुत फैंसी हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट करने की इनको कला है, बातें करने की कला है, लुभावनी बातें कर सकते हैं। इसलिए लोग सच को नहीं जान पाते और ये एक उनको इम्प्रेशन देते हैं कि हम आपको मुक्त करा रहे हैं। तो एक भीड़ उनकी ओर चली जाती है। और ह्यूमन का एक स्वभाव है, वो भीड़ को देख के, क्योंकि उसके अंदर कन्फर्म उसको, क्योंकि उसके अंदर Validation। कॉन्फिडेशन नहीं है, तो वो सोचता है कि अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं तो सही होगा। सही होगा। तो वो अपने आप उस भीड़ की ओर खिंचते चले जाते हैं। वो भीड़ बड़ी होती चली जाती है। रामकृष्ण परमहंस जी, निसर्गदत्त महाराज जी, जिन्होंने ये सब बताने की कोशिश की, ये बहुत छोटे रह गए। मैं सारे ऑडियंस को गारंटी से बता सकता हूँ, अगर रामकृष्ण परमहंस जी का शिष्य विवेकानंद पॉपुलर नहीं होता तो हम रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जान भी नहीं पाते। क्योंकि उनका शिष्य पॉपुलर हुआ, इसलिए हम लोग जान पाए
क्रिया योग में परमहंस योगानंद जी पॉपुलर हुए अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, इसलिए हम क्रिया योग को जान पाए या इस परंपरा को जान पाए। जो सच है वो लुभावना नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम डार्क एज है। कलयुग इसलिए बोलते हैं क्योंकि डार्क एज है, और ये डार्क एज इन्हीं कंट्रोलर के हाथ में है, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअलिटी। सर मैं क्रिया योगा के बारे में आपसे पूछूंगा, बट उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने बात करी स्पिरिचुअल गुरु जो महाशिवरात्रि को बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते हैं विद म्यूजिक एंड ऑल। क्या इसको देखने का एक एंगल ये नहीं हो सकता कि उनको पता है कि लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो वो रात होती है बहुत पावरफुल है, अगर उस समय मेडिटेशन किया जाए तो उस मेडिटेशन से जो आप बोल रहे हो इंटरनल वर्क हो सकता है। आपको नहीं लग रहा उनका एक इंटेंशन ये भी हो सकता है कि यार अगर मैं बोलूँ ना आओ यहाँ पे योगा कराऊंगा, आओ यहाँ पे मेडिटेशन कराऊंगा, तो वो नहीं आएंगे। बट मैं अगर बोलूंगा कि आओ कैलाश खेर गाना गा रहा है और 1000 लोग बैठेंगे आपके अराउंड और सब मिलके एक एनर्जी क्रिएट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे जो और भी पावरफुल होगा, और उस कारण वो इंसान इनर वर्क कर पा रहा है, लोग रो रहे होते हैं वहाँ पे, अच्छा फील कर रहे होते हैं, दे फील अ डिफरेंस इन देयर लाइफ, क्या वो प्रोसेस सही नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंशन पीछे खराब है। जब इंटेंशन डिसाइड करती है आउटकम क्या होगा, इसकी इंटेंशन पहले से ही सॉरी डिसाइड सर, मैं यहाँ एक पॉइंट बोलूंगा आपको। फिर आपने बोला इंटेंशन खराब है, इससे पहले हमारी एक बात हुई थी, वहां पे आपने बोला था कि ये उनकी रियलिटी है जो ये बोल रहा है, इट माइट नॉट बी योर रियलिटी। तो फिर सही गलत का फर्क क्या है? दोनों बातें, जब तक ये कॉन्शियसनेस एक्सपेंड नहीं होगी तब तक वो रियलिटी वहीं पे अटकी रहेगी। इसीलिए वहाँ पर भीड़ तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, इतनी बड़ी भीड़ है क्योंकि उनकी रियलिटी है, और उस रियलिटी में वो यही सब कह सकते हैं जो आर्गूमेंट आप दे रहे हैं कि इतने सारे लोगों को लाया गया एक नहीं, साथ, मैं एक कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे। नहीं लाया गया, 10 ही लोगों को लाया गया। लेकिन अगर वो लोग, एग्जाम्पल आप दवाई ले रहे हो, गवर्नमेंट वाली दवाई लोगे ना वो कड़वी होती है टैबलेट, बट वही एलोपैथी वाली के ऊपर कोटिंग होती है, और आप जब वो दवाई लेते हो तो आपको कड़वी नहीं लगती है, लेकिन आप ठीक दोनों से सेम ही तरीके से होते हो। पर्पस क्या है दवाई लेने का? कि आप ठीक हो जाओगे। सो आप गवर्नमेंट वाली लो जो 20 रुपए सस्ती आती है, या एलोपैथी लो 20 रुपए महंगी आती है, लेकिन दोनों काम एक ही कर रही है, रिजल्ट सेम दे रही है, तो फिर दिक्कत क्या है? अगर शुगर कोटेड के अंदर जहर हो तो क्या वो काम करेगा? शुगर कोटेड मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो अगर शुगर उसका कोटेड नहीं टेस्ट है। जैसा भी हो, वो इंटरेस्टिंग हो, हाँ। और वो उसको लेने में आपको हाँ। दिक्कत ना आ रही हो, लेकिन उसके अंदर साल्ट ही ना हो, तो क्या वो काम करेगा? नहीं सॉल्ट है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको। सॉल्ट नहीं है, मैं यही तो बता रहा हूँ कि जो तो एक फिर इसमें इवेंट है, डिफरेंस बताओ मुझे, इवेंट हो रहा है इसमें या। क्या क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? उस पर्सन को अगर हम देखें, जो धरती पे एक एजेंडा चल रहा है, जब तक हम इस एजेंडा को नहीं समझ पाते तब हम उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं समझ पाते। एजेंडा क्या है? एजेंडा 2030 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम धरती के ऊपर ये बता रही हैं कि धरती पे ह्यूमन ओवर पॉपुलेटेड है, आने वाले समय में जॉब्स नहीं रहेंगे, एआई टेक ओवर करेगी, और इसलिए वो डीपॉपुलेट करना चाहते हैं। ओह, एक लाइन में आपने पूछा था कि स्पिरिचुअलिटी और दूसरे रास्तों में कैसे पता लगे कि कौन सा रास्ता सही है। कोई भी स्पिरिचुअल लीडर अगर डीपॉपुलेशन की बात करे तो वो एजेंडा का हिस्सा है। तो क्या डिपॉपुलेशन की बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर्स? स्पिरिचुअल लीडर, इन्वायरमेंट बहुत बेकार हो गया है, धरती ओवर पॉपुलेटेड है, और मैं समझता हूँ अगर आप भी सोचते होंगे कि यस वास्तव में ओवर पॉपुलेटेड है, हर जगह भीड़ दिखती है, स्कूल में एडमिशन कराओ या हॉस्पिटल में जाओ। नो, ये डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, गांव के गांव खाली हैं, लेकिन वहाँ पे रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो लोग 2 टायर सिटीज़ में या बिग सिटीज़ में आते हैं और यहाँ पे भीड़ दिखती है। ये सही है अपनी जगह, लेकिन इस एजेंडा का जो पीछे मोटिव है वो बहुत डेंजरस है। वो ऐसी बातें करते हैं कि इतने सारे लोगों को भविष्य में रोटी खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, इनको एंगेज करने के लिए हमें ड्रग, पोर्नोग्राफी और वर्चुअल वर्ल्ड का सहारा लेना पड़ेगा। क्या है सर एजेंडा 2030? एजेंडा 2030 ह्यूमन को ट्रांस ह्यूमन बना दिया जाए, जो सेलेस्टियल बीइंग है जिसके अंदर मुक्त होने की पॉसिबिलिटी है। ट्रांस ह्यूमन, सेलेस्टियल बीइंग मतलब हेवनली, जो इट्स लाइक गॉड सॉर्ट ऑफ जो है, बिकॉज वी आर दैट। ओके। और वो नहीं बन पा रहा, सपने के अंदर है, लेकिन पोटेंशियली वो इस सपने से जाग सकता है। कोशिश करना भी बंद कर दे, कोशिश करना भी बंद कर दे, उसके थॉट्स पे कंट्रोल हो जाएं। और ये इस हद तक बढ़ चुके हैं, इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा गए थे कि हम कोई चिप अगर माइंड में लगा दें और एक नेटवर्क हो, क्योंकि ह्यूमन एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से उसके थॉट्स को मैनिपुलेट किया जा सके। हम सोचते हैं कि एलन मस्क की कोई एक चिप आएगी, जो चिप
एक हैंडीकैप पर्सन की को हेल्प करेगी, उस चिप के साथ क्या हमारे ब्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर चिप आएगी तब हम चॉइस एक्सरसाइज करेंगे हम लगवाएं कि ना लगवाएं। ये एक इल्यूज़न है। वास्तविकता में आपका ब्रेन विदाउट चिप इंटरेक्ट कर सकता है, इसकी वेव्स को डिकोड किया जा सकता है। बहुत सारे लोग देखते होंगे कि वो सिर्फ सोचते हैं और मोबाइल उनको एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर देता है। अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, करके देखें। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो, एक थॉट जो अनयूजुअल हो उसको थोड़ा सोचें और नेक्स्ट डे आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। ये हमारी ब्रेन वो वेव्स होता है को सर। कैच करके उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसीलिए धरती पे 5G टावर और इसके बाद 6G टावर लग रही हैं। इस एजेंडा के पीछे 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, व्हाट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी कोई पॉलिटिकल सेंसिटी नहीं है। धरती पे कुछ बहुत अमीर लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो धरती के लोगों के लिए रूल डिसाइड करती है, सस्टेनेबल अर्थ हो। तो उस रूल में उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा ट्रैकर बना चुके हैं जो पूरी धरती के 8 खरब लोगों के ऊपर अगर वो ट्रैकर हम इंस्टॉल कर देंगे तो वो कितनी कार्बन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, इसका रिकॉर्ड बनेगा। और अगर वो रिकॉर्ड उनको सूट नहीं करता, सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हमारे एनवायरनमेंट की बातें कर रहे हैं, बट जब आप एजेंडा देखोगे तब आप देखोगे कि ये एक कंट्रोल है। तो सर इस हिसाब से तो कोविड में जो डेथ्स हुई है वो भी प्लान्ड है, बिल्कुल प्लान्ड है। क्योंकि डिपॉपुलेशन कह सकते हैं डिपॉपुलेशन है। उसको। एक एजेंडा डिपॉपुलेशन था लेकिन वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए, उनकी बॉडी में एक अनटेस्टेड मटेरियल डालने की कोशिश की गई। हम कोई भी वैक्सीन बनाते हैं उसकी एक लाइफ है, वो इतने समय बाद टेस्ट की जाती है, लेकिन इसमें एक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और उसको टेस्ट करने का समय नहीं था, वो बीमारी तो पहले नहीं थी, इसलिए डर के मारे लोगों ने उसको स्वीकार किया। और जो मटेरियल अंदर पड़ा है, आप रिसर्च कर सकते हैं, mRNA या जियो ग्राफीन ऑक्साइड, ये हमारी बॉडी में है। इसके साइड इफेक्ट हमें दिखते हैं। इस समय यंग लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ हार्ट रहे हैं अटैक्स आ रहे हैं। 25-25 साल के Yes. लोगों को। पहले कभी भी हार्ट अटैक, थर्ड हार्ट अटैक फैटल होता था, फर्स्ट और टू नो प्रॉब्लम। लेकिन अब छोटी उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक ही क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि सिर्फ हार्ट अटैक ही क्यों आ रहा है, और भी बॉडी में अफेक्ट है। लेकिन जो बॉडी में डाला गया है ये एक नैनो पार्टिकल है, नैनाइट्स नैनो रोबोट है। ये अपने आप बॉडी में जाके मल्टीप्लाई होता है, ये ह्यूमन को ट्रांस ह्यूमन में कन्वर्ट कर रहा है। ये एक एंटीना है और इस एंटीने को बाहर कोई भी फ्रीक्वेंसी हो उससे ट्यून हो जाता है। अगर किसी भी तरीके से डर की फ्रीक्वेंसी क्रिएट की जा सके, जो क्रिएट की जा सकती है। मतलब आप ये कह रहे हो हमारे अंदर वैक्सीनेशन के थ्रू नैनोबॉट्स डाले गए हैं। अब उन नैनोबॉट्स, वो नैनोबॉट्स जिन जिन की भी बॉडी में हैं, देयर आर पीपल हु आर कंट्रोलिंग, वो हमारे शरीर में उन नैनोबॉट्स की ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकते हैं कि जो बीमारी वो चाहे वो अंदर हो सकती है। एग्जैक्टली। और ये टेड में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया लाइव में विद द पार्टिसिपेंट्स और ऑडियंस। उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट की और वो उस फ्रीक्वेंसी से स्क्रीन पे आप देख रहे थे कि बॉडी के एक ऑर्गन पे कैंसरस हो गया, और उसके बाद सेकंड फ्रीक्वेंसी उन्होंने सेंड की, वो कैंसरस सेल हील हो गया। तो मतलब वो हमारी बॉडी में नैनोबॉट्स, ओके बहुत हैवी हो गया सर ये मेरे लिए समझना ही, कि कुछ नैनोबॉट्स ऐसे हैं हमारी बॉडी में जो डाले गए हैं विद आवर परमिशन, हमें पागल बना के कि तुम्हारे लिए अच्छी है, वैक्सीन इसलिए लगाओ। उसके कारण कुछ रोबोट्स, नैनोबॉट्स जो हम आंखों से नहीं देख सकते वो हमारी बॉडी में है, उनमें ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकते हैं बाहर जिनसे हमारी बॉडी में वो जो चेंजेस लाना चाहे वो हो जाए। एक्जैक्टली। इफ दे डिसाइड कि 1 करोड़ लोग मर जाने चाहिए तो मर जाएंगे। यस। तो ये हमारे अंदर जब लग रही थी तो हमारे लीडर्स को बात पता नहीं थी।